सो फ्रेंड, आज हम लोग करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था आदि मानव युग यानी प्रागैतिहासिक काल से लेकर ताम्र काल तक का। ये उस वीडियो में डिटेल्स में चर्चा की गई है प्रागैतिहासिक काल और ताम्र काल, पाषाण काल के बारे में। सो यहाँ पे मीन्स प्रागैतिहासिक काल का जो दो पार्ट हो रहा है, पाषाण काल और ताम्र काल, इसको हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में चर्चा की हुई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम लोग करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल का एक वीडियो जो है सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर, जो हमारे सिलेबस के दृष्टि से हो जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण। तो करेंगे आज हम लोग चर्चा और साथ में हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सोल्व। सो आइए फ्रेंड, हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सो जब आप प्राचीन भारत को तीन पार्ट में बांट करके देखते हैं, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, तो इसमें जो आद्य ऐतिहासिक काल है यह इसी का संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता से। कैसे? तो आद्य ऐतिहासिक काल की परिभाषा है कि इसमें लिपि है लेकिन उसे पढ़ी नहीं जा सकी है। तो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में यही परिस्थिति है, जिसमें लिपि तो है, लिपि से लोग परिचित है लेकिन इसे पढ़ नहीं पाए हैं। सो हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि से परिचित हैं और पढ़ नहीं पाए हैं। इसका जो काल है भारत का वो है हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता वाला काल, जो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तीसरा जो होता है ऐतिहासिक काल, उसमें किसी न किसी लिपि से परिचित भी होते हैं लोग और पढ़ा भी गया हुआ रहता है। फिर इसको तीन पार्ट में बांट करके हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के अंतर्गत। आज हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। और अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और बीपीएससी 69वीं के लिए जो हमारा नया कोर्स लॉन्च हुआ है ऐप पे, आप उसे ज़रूर विजिट कीजिएगा। फिलहाल आज हम लोग कंटेंट को शुरू करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल के सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली सभ्यता के रूप में भी जानी जाती है और सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर भारत का जो वर्तमान का जो परिप्रेक्ष्य है, वर्तमान का जो परिदृश्य है, इसका कुछ हिस्सा देखने को मिलता है। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इसकी सबसे पहली जानकारी हड़प्पा के खुदाई से प्राप्त हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये वो चित्र आप देख पा रहे हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। सो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता क्योंकि सिंधु नदी के तट पे मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इसमें सबसे पहले जो जानकारी प्राप्त हुई थी वो हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास है वो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी तक माना जाता है। हालांकि अलग अलग इतिहासकार अलग अलग समय बताते हैं, लेकिन एक ओवरऑल देखा जाए जो मान्य है सबसे ज़्यादा, तो वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक का। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी, ये याद रखिएगा। शहरी सभ्यता के मामले में ये विश्व की पहली सभ्यता थी। चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दी थी। 1921 ईस्वी में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के समय राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। ये वो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम के लिए हो जाते हैं बहुत 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 इम्पोर्टेंट। सो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कब होता है, इसकी ये पहली शहरी सभ्यता है, इसके बारे में सबसे पहले जानकारी किसने और कब दी, तो चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, ये याद रखेंगे आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड्स। अब हम लोग बढ़े अपने अगले स्लाइड्स की तरफ। उसके पहले आपको एक रिमाइंड करना चाहता हूँ कि आप अगर हमारे चैनल से जुड़ जा रहे हैं बीपीएससी 69वीं तक, तो हम लोग उस डेट तक अर्थात 29 सितंबर तक हम लोग प्रस्तुत करेंगे कुछ ऐसे ही वीडियो को जो हमारे एग्ज़ाम के लिए होंगे लाभदायक, आपका रिवीजन करा देगा और पिक्चोरियल फॉर्म, 3D इमेजेस, ग्राफ्स, इन सब की मदद से हम समझाने का कोशिश करेंगे। जितने भी जटिल टॉपिक्स हो उसको आसानी से आप तक पहुंचाने का और समझाने का कोशिश करेंगे। हम बीपीएससी 69वीं के नाम से यहाँ पे एक प्लेलिस्ट भी हम लोगों ने तैयार रखा है, जहाँ जा कर के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जा कर के आप बिहार
बीपीएससी 69वीं एग्ज़ाम से रिलेटेड इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं और इनके बारे में समझ सकते हैं। सारे का सारा वीडियो वो है जो हमारे सिलेबस से जुड़ता है और सभी में एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरह से करके बताई गई है उन चीज़ों के बारे में। एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोगों ने मदद ली है कुछ पिक्चर्स की, 3D इमेजेस की, ग्राफिक्स की, कुछ GIF की, और इस तरह से हम लोगों ने इस पूरे पैटर्न्स को तैयार किया है। उद्देश्य है फ्रेंड हमारे प्रिपरेशन को बेहतर बनाना। तो बस आपको जुड़ जाना है हमारे इस चैनल से और दिन के थोड़े समय निकाल के इस पे आने वाले वीडियोस को देख लेना है। अगर आप पहले से इसकी तैयारी कर चुके हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और अगर आप नया से कर रहे हैं तो आपको एक पूरा कंटेंट मिल जाएगा। अगर आप पहले से कर रहे हैं और कोई एक दो फैक्ट्स आपको नहीं है पता तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका एक डिजिटल नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड किसी भी क्वेरी की ज़रूरत हो या कुछ भी दिक्कत हो रही हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम अब इसके बाद में 15 अगस्त के से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं एक नया बैच जो यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स के ऊपर आधारित होगी और बीपीएससी का बेसिक बैच होगा। सो इसमें भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो नंबर पे कॉल करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आते अब हम लोग सिंधु सभ्यता के विस्तार को पढ़ते हैं। तो इसका जो क्षेत्र विस्तार है वो यहाँ दिखाया गया है, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूरब। तो ये उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में आती है से लेकर दक्षिण में दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में आती है तक फैली हुई है। पूर्वी सीमा इसका आलमगीरपुर है जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में है, और पश्चिमी सीमा सुत कांगेडोर यानी बलूचिस्तान में है। तो सिंधु सभ्यता का अगर आप आकार देखें इस तरह से मैच करके तो ये एक त्रिभुजाकार आकृति की दिखेगी, अर्थात सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। और इसमें आपको ज़्यादातर जो स्थल है वो अब पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चले गए हैं। हमारे पास भारत में जो बहुत महत्वपूर्ण स्थल है हम लोग उनसे रिलेटेड जानकारी को इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे, वहाँ से मिलने वाले कुछ साक्ष्य वगैरह को। फिलहाल ये था सिंधु सभ्यता का विस्तार और उसका आकार। तो याद रखिएगा उत्तर में मांडा जम्मू तक, जम्मू से शुरू करके महाराष्ट्र तक फैली हुई थी, उत्तर प्रदेश से शुरू करके बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। तो ये इसका हड़प्पा कालीन नगर का सभ्यता का हम लोगों ने वो देखा। सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का सामाजिक जीवन कैसा था, तो इसका स्वरूप मातृसत्तात्मक था और सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग। मातृदेवी की मृण मूर्ति मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है, ये सब वो साक्ष्य है जिसके आधार पे कहे जाते हैं कि सामाजिक जीवन जो था वो मातृसत्तात्मक हुआ करता था, आज की तरह पितृसत्तात्मक नहीं था। भोजन की बात की जाए तो सिंधु सभ्यता के लोग दोनों ही प्रकार के भोजन करते थे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। जो वर्ग है ये याद रखिएगा 4 वर्ग था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और शिल्पी वर्ग। अब हम लोग आएंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड्स पे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के लिए, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। हम लोगों ने आज अपना कोर्स लॉन्च कर दिया है जो एक अफोर्डेबल या आप यूँ कह सकते हैं कि न्यूनतम प्राइस पे आपको अवेलेबल कराया जाएगा, जहां आपको बीपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट अवेलेबल होंगे, हमारे अपने क्लास के ऑडियो क्लिप्स मिलेंगे आपको वहां पे, और 1-to-1 मेंटरशिप आपको दिया जाएगा। अब आते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े अगले स्लाइड्स पे। इसमें पहला है समाधान प्रणाली के बारे में। सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो अपने मृतकों का अंतिम संस्कार 3 प्रकार से किया करते थे। पहला था पूर्ण समाधान यानी मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा। दूसरा था आंशिक समाधान, इसमें मृतक के शरीर को जंगल में रख देते थे और पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे, उसके बाद उसके हड्डियों को दफना दिया जाता था। और तीसरा था दाह संस्कार, जिसमें मृतक को जलाने की परंपरा थी। सो सिंधु घाटी सभ्यता का ये समाधान प्रणाली था जो 3 पार्ट में बटा हुआ था। नगर नियोजन, सिंधु सभ्यता के जो नगर थे विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर हैं। अभी हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था कि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता ही थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो मकान का निर्माण हो रहा है वो पक्की ईंट के प्रयोग से हो रहा है। सिंधु सभ्यता में जो मकान होते थे उसके जो दरवाजे थे वह मुख्य सड़क की तरफ न खुलकर पीछे की ओर गलियों में खुलते थे।
सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक जो चौड़ी सड़क थी वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 10 मीटर है। सामान्यतः मकानों में 4-5 कमरे बनाए जाते थे, जिसमें आंगन, रसोई घर, स्नानागार, कुआं तथा बड़े घर में शौचालय भी मिले हैं। नालियाँ मेंटेन्ड होती थी, ढकी हुई नालियाँ रहती थी। तो ये नगर नियोजन के 6 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो आप याद रखिएगा। ये दुनिया का सबसे पुराना सुनियोजित नगर है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकान का निर्माण पक्की ईंटों से हो रहा है। सड़क जो है वो दरवाजे जो है वो सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी सड़कों की। सामान्यतः मकान में 4-5 कमरे देखने को मिले हैं और जो नालियाँ है वो भी ढकी हुई नालियाँ हैं। अब आते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड्स पे, जिसमें नगर नियोजन के बाद और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए उसको कवर करते हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों को, जिसमें हम लोग शुरू करते हैं हड़प्पा से, जो कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, इसकी खुदाई की थी। यहाँ से जो वस्तुएं मिली है वो है श्रमिकों का आवास, अन्नागार मिला है, लकड़ी का ताबूत मिला है और RH-37 कब्रिस्तान मिला है। सो ये याद रखिएगा, यहाँ से मिलने वाली जो प्रमुख वस्तु है उसमें श्रमिकों का आवास, अन्नागार, लकड़ी का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान मिला है। तो हम लोग अब सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल को देखेंगे और स्थल को हम लोग इसलिए देख रहे हैं कि वहाँ से मिले वो साक्ष्य, जो कि चित्र जो हम लोग अभी समझ पाते हैं हड़प्पा का, उस चित्र को प्रस्तुत करते हैं और उस चित्र को प्रस्तुत करने वाले जो साक्ष्य हैं उन्हीं को हम लोग देखेंगे यहाँ अलग अलग स्थानों से जो प्राप्त हुए हैं। तो प्रत्येक स्लाइड्स में हम लोग इसको अलग अलग करके देखने का कोशिश कर रहे हैं। वो स्थान और उस स्थान से जुड़े इम्पोर्टेंट जो एविडेंस मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पे हम लोग वर्तमान सिंधु सभ्यता का एक तस्वीर तैयार करते हैं। साक्ष्य हो जाते हैं बहुत इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। हड़प्पा से मिला है श्रमिकों का आवास, अन्नागार, लकड़ी का ताबूत और RH-37 का कब्रिस्तान मिला है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप हमारे क्लास से जुड़ना चाहते हैं जहां इन सब विषयों पर डिटेल्स में की जाती है बात और डिटेल्स में हम लोग इसको पढ़ते हैं, इवन ये जो पैटर्न है ये तो एग्ज़ाम के पहले रिवीजन का पैटर्न है, जो डिटेल्स में हम लोग पढ़ते हैं यूपीएससी के लिए। इसके लिए अगर आप क्लास में जुड़ना चाहते हैं यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए, तो स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे इसमें मोहनजोदड़ो, इसकी खोज 1922 में हुई। RD बनर्जी अर्थात राखल दास बनर्जी ने किया। वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले आता है, वहीं पे ये स्थित है। ये इसकी स्थिति हो गई। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से क्या क्या वस्तुएं मिली हुई हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मोहनजोदड़ो से जो वस्तु मिली है उसमें है पुरोहित आवास, अन्नागार, विशाल स्नानागृह, घर में कुआं, आदि शिव, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति और सबसे चौड़ी सड़क जो मोहनजोदड़ो में मिली है। यानी मोहनजोदड़ो सभ्यता का जो उत्खनन है 1922 ईस्वी में RD बनर्जी ने किया। वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला और यहाँ से जो वस्तुएं मिली है वो मिली है पुरोहित आवास, अन्नागार, विशाल स्नानागृह, घर में कुआं, आदि शिव, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति और सबसे चौड़ी सड़क। तो ये साक्ष्य है जो हमको मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो का जो पता चलता है, जो उत्खनन होता है 1922 ईस्वी में होता है और करने वाले हैं RD बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी। ये थे मोहनजोदड़ो से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। फ्रेंड्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक ऐप की लिंक दी गई है जो हमारे अपने कोचिंग क्लासेस की ऐप है। अगर आप इसे डाउनलोड कर लेते हैं तो आपकी प्रिपरेशन में ये मददगार साबित होगी और वो मददगार इस तरह से साबित होगी कि ये आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर्स अवेलेबल कराएगी, करंट अफेयर्स के कंटेंट रहेंगे, जो हमारे सब्जेक्ट वाइज विषय है वो रहेगा और सबसे जो इंटरेस्टिंग इसकी चीज़ है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है एक बेहतर मूल्यांकन करने वाला प्रैक्टिस सेट। जनरली क्या होता है, जब हम लोग प्रैक्टिस सेट या मॉक सेट लगाते हैं तो
या तो प्रश्न का स्तर बहुत ऊंचा होता है, वहाँ से भी हम निगेटिव हो जाते हैं, या कई बार प्रश्न का स्तर इतना नीचा होता है कि हमको हमारी कमियां ढूंढने में मदद नहीं हो पाती। इसके अलावा हमने किस विषय पे कितने एक्यूरेसी को मेंटेन किया, कितना समय लिया, कौन सा विषय का कौन सा चैप्टर हमारा अच्छा नहीं है और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा में होता है कई बार जब हम लोग मॉक पेपर या फिर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे होते हैं तो यहाँ जो आंसर्स दिए हुए रहते हैं वे सही नहीं होते हैं और हम लोगों को वही आंसर कई बार याद कर लेना पड़ता है, जो कि गलत होता है। इसके अलावा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाता है। फॉर एग्जांपल हम लोग जो मॉक टेस्ट या फिर प्रैक्टिस सेट यूज करते हैं ना, इसका प्रैक्टिस सेट या मॉक सेट एक आइडिया पे बनाया जाता है, एक आइडल क्वेश्चंस का स्थिति लिया जाता है और उसके आधार पे बनाया जाता है। सो इसमें क्या होता है, अगर उस आइडल स्थिति पे एग्जैक्ट वही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ऐसा नहीं है, उस स्थिति पे प्रश्न बनाए जाते हैं। तो इसमें जो मॉक टेस्ट आप सोल्व करोगे, इसका जब आप एक्सप्लेनेशन में जाओगे तो वहाँ आपको डिटेल्स में उस विषय से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट सारे फैक्ट्स को दर्शा दिए गए हैं, जो कि आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और उसमें जो एक आध चीज़ जो बढ़ा करके दिया गया है, जो कि जनरली आपके प्रिपरेशन को और मजबूत बना देगी, तो वो है इसमें आपको कैटेगरी वाइज अपना कैटेगरी चुनना है और फिर क्या आप इसको क्वालिफाई कर पा रहे हैं ये भी वहाँ पे बताया जाएगा। सो फिलहाल हम लोग स्लाइड्स को देखते हैं और फिर मैं इसके बारे में आपसे बात करता हूँ। सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल में अगला आता है चनहुद्रो, जिसकी खुदाई गोपाल मजुमदार ने की और वर्तमान में ये सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा शहर है चनहुद्रो जहाँ से दुर्ग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, यानी दुर्ग रहित है, और ये एक औद्योगिक शहर भी है। चनहुद्रो औद्योगिक शहर है, कैसे पता चल रहा है हमें, तो यहाँ से जो साक्ष्य है, जो वस्तुएं मिली हैं, अगर आप उनको ध्यान से देखें, लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सो ये चनहुद्रो के औद्योगिक शहर होने का साक्ष्य है। कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान भी मिले हैं। अगला स्थल है रोपड़, इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की और यह वर्तमान में पंजाब में सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से जो वस्तु मिली है वो मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है और नौपाषाण काल में भी ऐसा ही 100 बुर्जहोम में मिला था, जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा भी था। जो नौपाषाण काल में 100 मिला था डॉग के साथ, वो बुर्जहोम में मिला था, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था। सो ये याद रखिएगा, रोपड़ से ही मिला है मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की थी और वर्तमान में यह पंजाब में सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। सो ये हो गए सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, जिसमें हम लोगों ने रोपड़ को देखा। तो फ्रेंड्स, मैं जो चर्चा कर रहा था आपको तो आपके मॉक टेस्ट को लेकर, तो वहाँ मैं बता रहा था कि कैटेगरी वाइज आपके कट ऑफ को भी बता देना, आपके चैप्टर वाइज समस्याओं को बता देना, आपका सही मूल्यांकन करना, और इसके साथ साथ आपको 2 सेट यहाँ पे मुफ्त मिलेंगे। तो आप उन 2 सेट को सोल्व करके देख सकते हो कि ये आपके लिए उपयोगी है या नहीं, और अगर आपको लगता है उपयोगी है तो फिर आप आगे जा करके इसे खरीद सकते हो। फिलहाल आप ऐप को डाउनलोड करके 2 मॉक टेस्ट जो वहाँ फ्री में दिए हुए हैं उसको दे करके आप अपने प्रिपरेशन को और मजबूत बना सकते हो। वहाँ जो प्रश्न है वो बिल्कुल नवीनतम पैटर्न पे है और अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस है, ऐसा नहीं कि उससे बहुत ऊंचा कर दिया गया या बहुत नीचा कर दिया गया। तो आप उन 2 मॉक टेस्ट को ज़रूर से सोल्व करो, आपको बहुत अच्छा एक मार्गदर्शन मिल जाएगा अपने कमियों को दूर करने का। मुझे लगता है अभी भी समय है कि हम अपने कमियों को दूर कर सकते हैं। अगला है कालीबंगा, जिसकी खोज बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने की। कालीबंगा का अर्थ होता है चूड़िया, काले रंग की चूड़िया होता है। इसके बाद में हम लोग आते हैं अपने अगले स्थल, जो कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल में है। सो कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी, और यहाँ से मिले हैं हल, काले रंग के चूड़ी इत्यादि के साक्ष्य। अब आते हैं हम लोग अपने अगले स्थल पे, जो है सुरकोटदा। इसका उत्खनन जगपति जोशी ने कराया था, वर्तमान में गुजरात में है, और यहाँ से मिली है घोड़े की हड्डियाँ। सो ये आप याद रखिएगा, सुरकोटदा से मिली हुई है घोड़े की हड्डी, और इसका उत्खनन कराया था जगपति जोशी ने, जो कि वर्तमान में गुजरात में स्थित है। अब हम लोग आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे, जो है लोथल के बारे में। लोथल सभ्यता का उत्खनन SR राव ने कराया था। ये भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद में है, गुजरात में,
जो सामने आपको भारत के मैप में दर्शाया जा रहा है लोथल को। यहाँ से जो वस्तु मिली है वो मिली है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह, और घर के दरवाजे सड़कों की ओर मिलते थे। तो ये एकमात्र स्थल है लोथल जहाँ पर घर के जो दरवाजे हैं वो सड़क की ओर मिल रहे हैं, नहीं तो सामान्यतः घर के दरवाजे जो है वो पीछे दिखते हैं सड़क के अपोजिट में। अब हम लोग देखेंगे अपने अगले स्लाइड्स पे सिंधु सभ्यता के एक अन्य स्थल को। लोथल की खोज किसने की थी, याद रखिएगा लोथल का उत्खनन किया था एस.आर. राव ने, और ये भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ये मैप में लोथल को दर्शाया गया है। अब आते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड्स पे और सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग एक और ऐसे ही स्थल को ऐसे ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ यहाँ पे जो। और अब हम लोग देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को जो सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ है। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा, सेंधो और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, जो कि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, और ये अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है क्योंकि ये लिपिगत है। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है क्योंकि ये चित्रात्मक है। तो चित्रात्मक लिपि को प्रॉपर्ली अभी पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधुवासी विश्व में कपास के पहले उत्पादक थे और इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन रखा था। क्योंकि सिंडोन का अर्थ होता है सिंधुवासियों की उपज। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, लेकिन उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था। इस सभ्यता के लोग माप तौल से भी परिचित थे। अब आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे और देखते हैं ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आप इन सब के स्क्रीनशॉट्स ज़रूर ले लीजिए। यहाँ से जो आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मिल रहे हैं इनके। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तो यहाँ जो किस किस धातु से परिचित थे अगर ये आपको याद रखना है तो सोचता सिटी, आप अगर इसे याद कर लेते हैं तो याद रहेगा आपको किस किस धातु से मिला हुआ है। यहाँ पे लोहे से ये लोग परिचित नहीं है, सोना, चांदी, तांबा, सीसा और टीन, इससे इनकी परिचय है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन में सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता था, जो अभी आप चित्र में देख रहे थे। हड़प्पा सभ्यता के मोहर में बहुत से जानवरों के चित्र मिले हैं, लेकिन शेर के चित्र नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में सेलखड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया गया है। सेलखड़ी जो होता है इसका इस्तेमाल प्रमुखता से किया गया है हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे, और क्योंकि इससे हर साल ही लगभग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और लगभग सारे एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। सबसे पहला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, तो 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहर यानी मुद्रा के निर्माण में किया जाता था मुख्य रूप से, तो ये सेलखड़ी हो जाएगा जिसको स्टेटाइट भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, तो ये था व्यापार। एसएससी का क्वेश्चन है ये। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है, कांस्य युग, नौपाषाण, पुरापाषाण या लौह, तो हम लोग इसको कांस्य युग की मानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा कांस्य युग की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कुछ प्रश्नों को। सिंधु सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल, पंजाब, राजस्थान, तो इसका सही उत्तर होगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, तो ये शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से। ये एसएससी और आरआरबी दोनों में पूछा गया है। एसएससी मैट 2001 और आरआरबी टेक 2004 में सही उत्तर होगा ईंटों से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो ये था कपास। कपास के उत्पादन में ये लोग सर्वप्रथम थे। तो ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे और ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रायः क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोज करने वाला कौन था, तो ये थे दयाराम साहनी। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में बटा हुआ था, तो ये था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इस तरह से 4 वर्ग में बटे हुए थे। तो जो पहला था, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किया, हम लोगों ने देखा आर डी बनर्जी। दूसरा विद्वान, योद्धा, व्यापार और श्रमिक,
सिंधु सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या हो सकता है? हड़प्पा, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो जब सबसे उपयुक्त की बात आती है तो इसमें हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, आरआरबी का है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो लाल रंग का प्रयोग हुआ है, लाल मृदभांड पाए गए हैं। सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ में विश्वास करते थे? आत्मा, कर्मकांड, यज्ञ, मातृशक्ति। तो हम लोगों ने देखा था मातृ शक्ति में इनकी विश्वास थी। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर का कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है उसके मोहर के हिसाब से अगर देखा जाए तो। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, सोना, चांदी या लोहा। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोहा। और सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या फिर मोहनजोदड़ो। एसएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा गया है। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल, जो कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर या फिर बंदरगाह था। अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट स्लाइड्स की तरफ, जो है किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या बनावली। तो सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। सूची यहाँ पे 2 दिए गए हैं और इन दोनों इंडेक्स को मिलाने हैं। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ थी? दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। तो उत्तरी सीमा थी सिंधु सभ्यता की मांडा, जो कि जम्मू है। दक्षिणी सीमा की बात की जाए तो दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र है। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश है। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुत कांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान है। तो इस तरह से ए बी सी डी का 1 2 3 4 ये मैच कर रहा है। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के प्रश्न जो हम लोगों ने सोल्व किए। अब ये लास्ट 2 प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। और RH-37 कब्रिस्तान कहाँ पर मिला है? तो इसके लिए एनटीपीसी 2016 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा। सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। सो फ्रेंड, आज के लिए ये था हमारा। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस को और करें अपने सिविल सर्विस एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।